सबसे पहला प्रश्न आता है कि वामपंथ के प्रति इतना क्या आकर्षण है कि बच्चे फर्स्ट ईयर में ही जाते हैं और आप देखेंगे कि पूरे बैच में से 80% जो है वामपंथी हो जाएगा, 5-10% जो है नॉन लेफ्ट का होता है, बाकी न्यूट्रल रहते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? ये एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जो 6-7 चरणों में होती है। सबसे पहले होता है प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, कि आप जो ही ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं जिसमें JNU है, जादवपुर है और तमाम तरह के, जहाँ भी आप इस तरह की उग्र और एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को, जो वामपंथी विचारधारा है उसको आप देखते हैं, वहाँ पे हमें हमेशा यह दिखता है कि जो ही सेशन की शुरुआत होती है वहाँ पे ये लोग आपको घेरते हैं और आपको फैसिलिटेट करते हैं चीज़ों को करने में। आपका फॉर्म भरवाएंगे, आपको जो है, आप तुरंत अभी स्कूलों से आए हैं, विद्यालयों से आए हैं और अचानक से यहाँ पे आपको इतनी स्वच्छंदता मिलती है और उसके बाद फिर जो है आपको एक तरह से आपके सामने ऐसे ऐसे फिगर्स डाले जाते हैं, इस तरह की घटनाओं का डिस्कशन किया जाता है और आपको सहायता करने के नाम पे सबसे पहला चरण होता है कि हम सहायता करके इनका विश्वास जो है सबसे पहले जीतें। उसके बाद दूसरा प्रोसेस होता है कि इनको वैचारिक रूप से माइंड वॉश करने के लिए, जो कि तीसरा स्टेप है, उससे पहले का ये स्टेप है कि सेलेक्टिव विक्टिम स्टोरीज इनको दी जाती है कि अरे भाजपा देखो यहाँ पे राज कर रही है और हाथरस में ये हो गया, कश्मीर में देखो 370 हटा दिया, तो उसमें ये नहीं दिखाएंगे कि 47,000 किलिंग्स हो चुकी थी 30 सालों में और 370 हटने के बाद एक साल में 38, अगले साल में 37 और अगले साल में 28 इतनी मात्र डेथ्स हुई हैं। वो आपको नहीं बताएंगे। आपको बताएंगे कि देखो ये तो फेलियर हो गया ना, आदमी मर रहे हैं, आज भी कितने मर रहे हैं वो डेटा जो है गायब कर दिया जाएगा। इसी तरह से जो अपवाद है, रोहित वेमुला अपवाद था, उसको उदाहरण बना दिया जाता है। अखलाक अपवाद था, उसको उदाहरण बना दिया जाता है। और बाकी की कहानियाँ जो हैं, जिसमें रिंकू शर्मा हो जाएगा, भरत यादव हो जाएगा, राजीव हो गया, ई रिक्शा चालक रविंदर हो गया, डॉक्टर नारंग हो गया, प्रशांत पुजारी, इतने तमाम नाम हैं जिनकी लिंचिंग हुई है, उनको जो है गायब कर दिया जाएगा। आपको सेलेक्टिव टारगेटेड तरीके से दिया जाता है कि कुछ विक्टिम स्टोरीज के गोरी डिटेल्स को, बहुत ही क्रूर और निशंस डिटेल्स को बताया जाता है और कई बार ये फर्जी होते हैं। जय श्री राम के बारे में बताया जाएगा कि देखो हो रहा है, ये होना चाहिए, कोई भी लॉजिकल आदमी कहेगा कि नहीं होना चाहिए। आपसे झूठ बोल के आपको ल्योर किया जाता है और आपके दिमाग पे इनका नियंत्रण जमाने का ये दूसरा चरण होता है। तीसरे में माइंड वॉशिंग होती है और उसमें माइंड वॉशिंग में ये होता है कि आपको जो दूसरे चरण की चीज़ें दिखाई गई उसके आधार पे, जो कि ऑलरेडी फेक है, सेलेक्टिव है, चुनिंदा अपवाद स्वरूप चीज़ों को उदाहरण के रूप में बताया जाता है और उसके बाद आपको एक प्रोजेक्शन दिखाया जाएगा कि देखो अगर यही होता रहा तो ये हो जाएगा, दुनिया बर्बाद हो जानी है और भाजपा वाले देश को बेच लेंगे, एयरपोर्ट अंबानी को बेच दिया है। मतलब इस तरह से बेचने जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। या मोदी ने हवाई जहाज़ खरीद लिया, जैसे वो अपने मतलब पर्सनल यूज के लिए, उसको बाथरूम जाना है तो हवाई जहाज़ से जाता है। इस तरह की चीज़ें, एक फेक प्रोजेक्शन क्रिएट किया जाता है जिससे आपका जो फियर साइकोसिस होता है, आपके डर पे, आपके भय पे, जो वस्तुतः हो नहीं रहा है, आपके दिमाग में उसका एक हवा बनाया जाता है और उसके बाद उस पर प्ले ऑन किया जाता है और फिर आपकी माइंड वॉशिंग शुरू हो जाती है और आपके दिमाग में एक ये स्तर बन गया कि एक क्रिएट हो जाता है एक हवा कि हाँ भैया ये तो जितने भी एसोसिएटेड हैं इस विचारधारा के अलावा के लोग, वो सब तो फर्जी हैं, वो हत्यारे हैं, वो नरसंहारों के प्रायोजक हैं, जबकि फैक्ट कुछ और ही होता है। चौथा जो इसके बाद स्टेज आता है उसमें यह होता है कि बोला जाता है कि पीछे तुमने देख लिया कि दुनिया जो है, दुनिया में भाजपा वाले आग लगा रहे हैं या जो भी हैं, हमारे विचारधारा को छोड़ के जो भी हैं वो आग लगाने वाले हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि हम बचाएंगे मानवता को, हम बचाएंगे, इसलिए हमारे साथ जुड़ो और अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं हो सकता है, हमारे पार्टी का काडर बनो, हमारे साथ रहो, हमारे साथ तुम सेमिनार्स में जाओ, हमारे साथ हम जहाँ प्रदर्शन करेंगे। तो इनको पैदल सेना के सिपाही जो है ये तैयार करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ज्वाइन अस टू सेव ह्यूमैनिटी, उसका एग्जीक्यूशन ऐसे होता है कि एक फर्जी का इन्फ्लेटेड
सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म होता है कि हम बहुत बुद्धिमान हैं, हम वामपंथी हैं तो हम हो गए बुद्धिमान, ऑटोमेटिकली हम बुद्धिमान हो जाते हैं। और वो करके फिर फर्जी कविताएं लिखी जाएंगी कि मैं जा रहा था रिक्शे पे, रिक्शे वाले के पैर को देखा, फटी विवाइयाँ देखी, उसमें फंसा कंकड़ देखा, और कहीं ना कहीं इस देश के चरणों में वही कंकड़ है जो एक रिक्शा वाला है। और ऐसा उलूल जुलूल, मतलब सर आपको तो रेखता में पढ़ना चाहिए, इस तरह की वाहियात बातें करके और फर्जी की चीज़ों को जो बहुत ही शैलो हैं, छिछले हैं, उसको इस तरह से इंडोर्समेंट मिलता है। उसको सेमिनार में पढ़ा जाएगा, उसको 5 आदमी कहीं इकट्ठा हो गए और प्रदर्शन हो रहा है, उसको बोला हाँ विशाल जन प्रदर्शन हुआ और एकदम चूल्हे हिला देंगे हम। इस तरह की चीज़ें होती हैं और आपस ही में एक छोटा सा ग्रुप है, उसी में एक दूसरे को लगातार इंडोर्स ये लोग करते रहते हैं। और इस तथाकथित प्रोटेस्ट में, पोएट्री में, सेमिनार में इनके स्पीकर जो होते हैं, ये इनका पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ये बुलाते हैं बड़े बड़े स्पीकर को, सुनने वाला कोई नहीं। आपने तस्वीर देखी होगी एक जेएनयू के बास्केटबॉल कोर्ट में सीताराम येचुरी था, वहाँ मुश्किल से मतलब 7-8 लोग होंगे, 2-4 कुत्ते होंगे, वो उसको सुन रहे थे, फिर भी वो सुनते हैं। ये उनका कमिटमेंट है जो आपको दूसरे में नहीं दिखेगा। और उसके बाद जो होता है कि इन सब चीज़ों को कोहेसिव रखने के लिए, जोड़े रखने के लिए फ्री सेक्स, फ्री दारू, और वही लोग बैठेंगे गांजा पी रहे हैं, जॉइंट फूंक रहे हैं, ये कर रहे हैं। और इन सब चीज़ों को एक स्वच्छंदता से जोड़ा जाता है कि यही फ्रीडम है। और फ्रीडम नहीं, ये लिबरेशन है। इसको मोक्ष टाइप का मतलब बता देते हैं। गांजा नहीं पिए अगर तुमने फ्री सेक्स नहीं किया, 2-4 मतलब तुम्हारे बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। इस तरह से ल्योर करते हैं ये लोग नए नए बच्चों को, जो तुरंत अभी मतलब 19 साल के, 20 साल के होते हैं। तो ये इनका पूरा प्रोसेस है। इस कारण ही वामपंथियों का वर्चस्व आपको कैंपसेज में दिखता है। अब बात आती है कि इसको काउंटर कैसे किया जाए। इसको काउंटर करने का भी उसी तरह का तरीका है। 4 स्टेप में मैं बताना चाहूँगा कि इसको काउंटर कैसे किया जाए। सबसे पहला यह है कि जब इनका ग्रुप पोस्टरबाजी करता है, नुक्कड़ नाटक करता है, या वाद विवाद आपका किसी जगह पे हो रहा है 4-5 लोगों में, तो आप उसको अटैक कीजिए, डिफेंड मत कीजिए। और अटैक करने के लिए आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए। फैक्चुअली अटैक करो। मतलब पहला स्टेप वही है कि या तो तुम जब वो पोस्टरबाजी करते हैं, या तो तुम उनसे पहले पोस्टरबाजी करो। अटैक का एक ये मोड है कि इस बात की प्रतीक्षा मत करो कि हाथरस होगा तो हम बोलेंगे कि अलवर में भी हो गया, जयपुर में भी हो गया। नहीं, तुम प्रोएक्टिवली, हाथरस के होने से पहले अलवर जयपुर में तो होता ही रहता है। पंजाब में क्या हो रहा है वो देख लो तुम, कश्मीर में क्या हो रहा है वो देख लो तुम। ये सारी चीज़ें जब हमारे सामने होती हैं तो हम प्रोएक्टिवली उसको क्यों नहीं पुट आउट करते हैं। तो ये है अटैक का एक मोड। फिर इसका दूसरा चरण जो होता है वो ये है कि उन एरियाज से जिनको ये जानबूझ के छोड़ देते हैं, क्योंकि वो भाजपा शासित प्रदेश नहीं है, दलित पे ही हो रहा है क्राइम, लेकिन वो किसी ऐसे स्टेट में हो रहा है जो गैर भाजपा शासित है, तो फिर तुम उसको उभारो ना, तुम उसको उकेरो ना, तुम उन सारी चीज़ों को सामने लाओ ताकि तुम प्रॉपरली इसको काउंटर कर सको कि ये चल क्या रहा है और ये क्यों चल रहा है। इसका तीसरा चरण यह है कि आप फिर जिस भी जगह पे, यूनिवर्सिटीज़ में ही खास करके, आप उस पूरे इलाके को, जहाँ जहाँ प्रदर्शन का इलाका है, पोस्टरबाजी का है, नुक्कड़ नाटक का है, इन सब को आप फ्लड कर दो ऐसे इन्फॉर्मेशन से जो बहुत ही हॉरेंडस है, हीनस है, एकदम क्रूर है, निशंस है। इन सारी घटनाओं को लाओ और जितनी ब्रूटैलिटी है, या तो आप एक्चुअल डिपिक्शन करो उनका, नहीं तो उनको इतना इन्फ्लेट करो, उनको इतना ड्रामेटाइज करो, चाहे कार्टून के ज़रिए हो या फिर आप नुक्कड़ नाटक के ज़रिए हो, या और भी तरीके हैं, जो भी क्रिएटिव तरीके हैं, उनके थ्रू आप इनको दिखाओ, इसको इन्फ्लेट करो, इसको इतना बड़ा बना के दिखाओ कि सबको विजिबली लगे और वो डिस्टर्ब हो। तभी आप उनके नैरेटिव को काउंटर भी कर पाओगे और अपने नैरेटिव को
पुश भी कर पाओगे। और चौथा जो है वो इसी तीसरे का ही एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक्सटेंशन है कि लोगों को मिलो, जब एक दूसरे को, चाहे दूसरे का मतलब आप नॉर्मल डिबेट में इंगेज हो रहे हैं या ऐसे ही बातचीत चल रही है, वहाँ पे बताओ कि स्थिति कितनी बुरी है और वो स्थिति कहाँ पर बुरी है। अपना पॉजिटिव और दूसरे जगह के नेगेटिव एस्पेक्ट हैं जो बहुतायत हैं, आपको वामपंथियों की तरह मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ेगा। स्थिति खराब है देश में और यही कारण है कि इनकी पॉलिटिकल जो रेलेवेंस है वो ख़त्म हो चुकी है, वो कहीं पे बची नहीं है। तो इस कारण उनको दिखाओ कि स्थिति कितनी बुरी है, जहाँ भी ये या ये जिनको सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस हो गया या बाकी पार्टियां हैं, वो किस तरह से एक्ट आउट कर रहे हैं। बंगाल की घटनाएं आप देख लीजिए, टीएमसी क्या कर रही है वहाँ पे, उस पे भी आप नैरेटिव नहीं बना पाते हैं। तो इन सब को जब तक आप डिस्कस नहीं करोगे, इस पर पोस्टर्स नहीं लगाओगे, उसको नुक्कड़ नाटकों के ज़रिए या कॉलेज का फेस्ट हो रहा है वहाँ पे जहाँ भी पब्लिक आयोजन होता है सार्वजनिक, वहाँ आप फ्लड नहीं करोगे और अपने इंटेलेक्चुअल स्टालवर्ट्स को उनको बुलाओ और उनका भाषण, उनसे बातचीत छोटे छोटे जगहों पे। और ये भी है कि जब मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ कि ये 6-7 लेयर पे मल्टी डायमेंशनल अप्रोच होना चाहिए जो आगे के हिस्से में है, उसमें एक यह भी है कि आपके इंटेलेक्चुअल्स जो हैं वो दे शुड बी मोर देन विलिंग टू कम इवन एट कॉलेज लेवल। अब मैं कुछ उदाहरणों पे बात करने जा रहा हूँ कि पिछले 2 सप्ताह में, मतलब उदाहरण लेने लगे तब तो काफ़ी लंबा समय है हमारे पास कि हम 7 साल में किस तरह से सत्ता में आने के बाद भी किस तरह से इस नैरेटिव वॉरफेयर को लूज़ करते जा रहे हैं, हारते जा रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि कितने कॉलेजेस में या कितने कॉलेजेस के बच्चों ने पिछले 2 सप्ताह में लखीमपुर के 4 कार्यकर्ताओं की भीड़ हत्या पे, जो भाजपा के ही थे, कश्मीर में जो रैंडम हिंदू मारे जा रहे हैं, पॉइंट ब्लैंक रेंज में जाके गोली मार के भाग जा रहा है और पुलिस एक्टिव है, आर्मी एक्टिव है, उसके बाद भी ऐसा हो रहा है, उस पे बांग्लादेश में जो गांव के गांव जलाए जा रहे हैं, 1000 से ज़्यादा दुर्गा पूजा के पंडालों पे जो मतलब एक मॉब ने फर्जी की बात कह के कि हनुमान के पैर के नीचे कुरान रखा हो, पंडाल में हनुमान जी की मूर्ति होती ही नहीं है। कम से कम बेसिक इतना तो इन लोगों को करना चाहिए, लेकिन अब वही है कि क्या करेंगे जब पहले से आप प्लानिंग करके बैठे हुए हों कि हिंदुओं के घर को जलाना है और उसका ट्रिगर पॉइंट ये होगा, तो आप यही करेंगे। आप खुद ही जाओगे हनुमान मंदिर में, खुद ही कुरान वहाँ रखोगे, फ़ोटो भी खींचोगे और बोलोगे देखो पैर के नीचे रखा हुआ है। तो इसमें और भी है, पाकिस्तानी एलिमेंट होंगे, जो भी होंगे, ये कर रहे हैं, ऐसे इलाके में कर रहे हैं जहाँ पे हिंदू थोड़ा पॉपुलेशन उसकी साइजेबल है और उसको वो हाशिए पे ढकेलना चाहते हैं या डर क्रिएट करना चाहते हैं। इतना सब हुआ। कितने कॉलेजेस में आपने देखा, किस कॉलेज के दीवार पे पोस्टर आपने देखे चिपके हुए? कॉलेज हटाइए, कितने प्रवक्ताओं ने इस पे, जो भाजपा के हैं या इस प्रोमिनेंट लोगों ने कितना लिखा है इस पे? क्या आपको नहीं लगता कि पिछले 14-15 दिन में हर दिन इन लोगों को 10-10, 20-20 ट्वीट करना चाहिए था? इंसान एक मुद्दा नहीं है, ये मुद्दे ही मुद्दे लगातार बनते जा रहे हैं और इस पे चुप्पी रही है। फिर आप कहेंगे अरे हम लोग कैसे हार जाते हैं यार, मतलब इतने लोग हैं, हम पावर में, फिर भी हम नैरेटिव क्यों नहीं बना पाते। इसके इतर आप देखिए पिछले 14 दिन में क्या हुआ। फलाने जी जो है सावरकर पे बोल रहे हैं, फलाने जी सावरकर पे बोल रहे हैं, सावरकर ये, सावरकर वो। अरे सावरकर जो थे वो तुमको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। ये कब तक सावरकर की ओवर सेलिंग चलती रहेगी इस देश में? सावरकर हैं तो विवेकानंद हैं तो गोलवलकर है, ये गुरुजी हैं, वो पूजनीय है, वो हैं, उससे कोई इनकार नहीं है। लेकिन इसकी जो हार्ड सेलिंग चल रही है ना, वो डाउट क्रिएट करती है। और उस पर मैं आगे इस वाले हिस्से पे कि महान लोगों को महान कहने से महान नहीं होता है, और ये लोग उसी चक्कर में फंसे हुए कि नहीं 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 सावरकर पे कैसे बोल दिया तुमने। अरे वो चाहते हैं कि तुम इसी तरह के टुच्चे मुद्दों पे जो है वो
तुम वही है कि प्रतिक्रिया देते रहो, तुम्हारा पूरा जो मैकेनिज्म, तुम्हारा पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, तुम्हारी पूरी क्षमता जहाँ पे लगनी चाहिए थी, वहाँ से इतर तुमने 4-5 बहुत बड़े बड़े मुद्दों को अपना बनाने की जगह तुम कह नहीं नहीं सावरकर ये थे, सावरकर को आप पढ़िए। नहीं पढ़ना है हमको सावरकर को भाई। सावरकर को पढ़ने के लिए मुझे तुम्हारे कहने की आवश्यकता नहीं है। स्कूलों में डाल दो ना सावरकर को, लोग पढ़ लेंगे। और क्या हो रहा है कि एक तरफ तो ये वाहियात डिस्कशन चल रहा है सावरकर कितने महान थे, दूसरा क्या कर दिया कि पूरा नैरेटिव की लड़ाई जो है उन इंडिविजुअल्स के हाथों में छोड़ दी जो स्कैटर्ड है। हमारे जैसे लोग हैं, कोई ट्वीट करता है, कोई कहीं कहीं पे है, अलग अलग जगह पे अपने स्तर से काम कर रहा है, जिसको 10-20 लोग पढ़ते और जानते हैं। ये एक बहुत बड़ा फेलियर है, इसको पहचानना पड़ेगा और इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वही मतलब रोने गाने के लिए तो पूरा बचा हुआ ही। बांग्लादेश वाले मुद्दे पे आप देखिए कि ये कितना बड़ा फेलियर है कि आप सीए कितना ढोल बाजा बजा के लाए थे, और वो आवश्यकता थी समय की मांग थी, आज भी है। और आप सीए पे चर्चा ना बंगाल चुनाव के समय कर रहे थे, आपको लगा कि मुस्लिम वोट आपको मिलेंगे, नहीं मिला। अब तो कर लो। गैंग्स ऑफ वासेपुर वाला वो मीम नहीं चलता है, वही मैं कह रहा हूं अपनी सरकार से, अब तो कर ले। सीए कितना बड़ा मतलब हथियार है आपके पास, आपका पूरा का पूरा उसके पीछे एक पूरी सोच ही यही थी कि रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हो रहा है, नॉन मुस्लिम्स का हो रहा है, आग लगाया जा रहा है। तुम उसको इनेक्ट करने का छोड़ो, तुम मतलब उस पर कुछ बोल नहीं रहे हो, चर्चा नहीं कर रहे हो, तुम्हारे ना मंत्री बोल रहे हैं ना प्रवक्ता बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, कोई चर्चा नहीं हो। यह बहुत बड़ा फेलियर है। और देखिए इससे एक स्टेप और जा रहे हैं आगे वामपंथी लोग कि मार भी आप ही को रहे हैं। कश्मीर में हिंदू मरा, लखीमपुर खीरी में भी 4 लोग जो मरने वाले थे जिनको भीड़ ने मार दिया, एक एक्सीडेंट था, दूसरी हत्या थी, मान लेते हैं दोनों हत्या थी, तो बाद की 4 वाली कैसे जस्टिफाई हो जाती है? बाद की 4 वाली तो हो गई ना, मतलब उस पर कोई डिस्कशन है ही नहीं। और अब इन सब को तुम्हारे ऊपर फिर फेंका जा रहा है, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि ये जो हो रहा है, चाहे कश्मीर में हो रहा है, ये जो है माइनॉरिटी को अलग थलग करने की कोशिश है, कम्युनल हार्मनी को जो है डिस्टर्ब करने का प्रयास है। रियली मतलब सही में हमारे कपार पे ये सी लिखा हुआ है क्या? इधर 59 कार सेवकों को जलाओ, दंगे हिंदुओं ने किए। दिल्ली दंगों में पूरी तैयारी 2 महीने से तुम करो और दंगा जो है फिर से मुस्लिम विरोधी हो जाता है। आग तुम लगा रहे हो, कश्मीर में हिंदुओं की हत्या तुम कर रहे हो, और उसका भी ओनस जो है वो रखा जा रहा है हिंदुओं पे कि ये आप इस पे डिस्कस मत कीजिए, इस पर डिस्कस कर रहे हैं कम्युनल हार्मनी। मतलब कोई हत्या कर रहा है, उससे हार्मनी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। हम हत्या पे संवेदना प्रकट कर रहे हैं, उससे हार्मनी जो है डिस्टर्ब हो जाती है।